24 नवंबर 2009 की रात सिर्फ जॉन को एक ही आवाज सुनाई दे रही होती है कि जॉन, हम तुम्हें बाहर निकाल रहे हैं। जमीन के नीचे अंधेरों में कई घंटों से फंसा हुए 26 साल का जॉन ये अल्फाज सुनकर शायद पहली बार मुस्कुराया होगा। उसका जिस्म एक तंग सुरंग में पिछले 24 घंटे से उल्टा फंसा हुआ था, इतना तंग कि सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा था। रेस्क्यू टीम उस तक पहुंच जाती है, रस्सियां लगाई जाती हैं और एक वक्त तो ऐसा लग रहा होता है कि सबको यकीन होता है कि वो इसे बचा लेंगे, लेकिन फिर एक आवाज सुनाई देती है। ये जोर की आवाज पूरे केव में गूंजती है। एक रेस्क्यूअर जमीन पर गिर जाता है और जॉन दोबारा अंधेरे में नीचे स्लाइड कर जाता है। उस रात 100 से ज्यादा रेस्क्यूअर्स ने उसे बचाने की भरपूर कोशिश की, 100 से ज्यादा। लेकिन अगले 27 घंटे में जो हुआ, उसने इस मशहूर टूरिस्ट केव को हमेशा के लिए बंद कर दिया। मगर सवाल यह है कि आखिर जॉन इस सुरंग में फंसा कैसे था और क्या उसे बाहर निकाल लिया गया था? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। Get a little bit worried about all this? तो ये बात है 23 नवंबर 2009 की। 26 साल का यंग मेडिकल स्टूडेंट जॉन एडवर्ड जॉन्स अपनी बीवी और बेटी के साथ वर्जीनिया से यूटा अपने पेरेंट्स के साथ हॉलीडे सेलिब्रेट करने आया था। वो वहाँ सोचता है कि क्यों ना यहाँ यूटा में थोड़ा घूम लिया जाए, आए तो वहीं हैं। तो जॉन अपने भाई जॉश और कुछ फ्रेंड्स के साथ एक एडवेंचर प्लान करता है। इनका प्लान होता है कि ये यहाँ बचपन में एक टनल में जाया करते थे, वहाँ पर दोबारा जाएंगे। अब ये टनल थी नटी पुटी केव। सुनने में नाम काफी फनी लग रहा होगा, लेकिन असल में ये एक डेथ ट्रैप था। अमेरिका की स्टेट यूटा के अंदर ये केव है, जिसे 1960 में डेल ग्रीन नामी आदमी ने डिस्कवर किया था। केव के अंदर एक बहुत ही सॉफ्ट ब्राउन क्ले थी, जो कि हाथ से दबाने पर शेप चेंज कर लेती थी, बिल्कुल बच्चों के क्ले टॉय की तरह, जिसे खींचो, तोड़ो, मरोड़ो, जो मर्जी शेप बना लो। इसलिए इसका नाम बाद में नटी पुटी केव रख दिया गया। अब यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इस केव का टेम्परेचर हमेशा 13 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है, यानी बाहर चाहे गर्मी हो या सर्दी, अंदर का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये एक बहुत ही फेमस जगह थी। शुरू में तो लोग इस केव को एक फन एडवेंचर वाली जगह समझते थे। हर साल यहाँ अराउंड 5000 लोग तक आया करते थे और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो 25,000 तक लोग यहाँ आ जाया करते थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ की प्रॉब्लम्स भी सामने आना शुरू हुई। जैसे 1999 से 2004 तक ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहाँ लोग इस केव में जाके फंस गए और बाद में उनको बहुत मुश्किलों के साथ रेस्क्यू किया गया। इसी वजह से अथॉरिटीज ने फैसला किया कि इस केव को 2006 में क्लोज कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर मसला खड़ा कर दिया प्रोफेशनल केवर्स ने। उन्होंने कहा कि केव को क्लोज करने की बजाय इन एक्सपीरियंस लोगों को बैन किया जाए, ना कि तमाम लोगों के लिए ये जगह बंद कर दी जाए। एक बहुत लंबी डिबेट के बाद आखिर मई 2009 में इस केव को दोबारा ओपन कर तो दिया जाता है, लेकिन इस केव की सेफ्टी और एक्सेस को मैनेज करने के लिए ये जिम्मेदारी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दी जाती है। इस केव में जाने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाई जाएगी और परमिट भी तब सिर्फ मिलेगा जब आपके साथ 2 एक्सपीरियंस हाइकर्स होंगे। अब वापस आ जाओ 24 नवंबर रात के 8 बजे। ये सब लोग हंसी मजाक करते हुए घर से निकलते हैं, लेकिन उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि ये रात उनके लिए हॉरिबल और दुनिया के लिए एक लेसन बनने वाला है। अब जरा केव को ब्रीफली सुनो। जब इस केव के अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ टनल्स इतनी तंग थी कि कुछ पैसेजेस सिर्फ 10 इंचेस वाइड थे, सिर्फ 10 इंचेस। अब सोचो कि अगर आप एक प्रोफेशनल केवर नहीं हो और आप इसमें से गुजरने की कोशिश करते हो तो क्या होगा? जाहिर है आप फंस जाओगे, और यही हुआ जॉन के साथ। असल में बात ये थी कि दोनों भाई अपने बाप के साथ बचपन में इस केव को एक्सप्लोर किया करते थे और इन्हें लगा था कि बचपन से इस केव को जानते हैं तो आज भी आसानी से इसको एक्सप्लोर कर लेंगे। लेकिन अब सवाल ये कि अगर ये केव को इतनी अच्छे से जानते थे तो फिर गलती कहाँ पर हुई? इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको इस केव का एक बहुत ही खतरनाक हिस्सा दिखाता हूँ। देखो, ये है नटी पुटी केव, जिसकी लेंथ 1355 फीट और इसकी डेप्थ 145 फीट है। अब सबसे डेंजरस बात सुनो। इस केव की सिर्फ एक एंट्रेंस है, सिर्फ एक, जो 1.8 मीटर वाइड थी। ना कोई दूसरा एग्जिट है, ना कोई इमरजेंसी वे आउट है। यानी अगर आप अंदर जाओगे तो अंदर से आपको यू टर्न लेकर वहीं से वापस आना है। लेकिन एंट्रेंस के बाद एक कंपैरेटिवली ओपन एरिया आता है जहां लोग थोड़ी देर खड़े भी हो सकते हैं। अब जब एंटर हो गए तो 2 रास्ते निकलते हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। अब वो एक्सप्लोरर जो बिगनर थे, जो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, वो जाते हैं लेफ्ट साइड पे, जहाँ आगे 3 पार्ट्स हैं, द मेज, द बिग रूम, द क्रैक। अब मेज वाली टनल की दीवारें ऑलमोस्ट सेम थी। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। इसके आगे था द बिग रूम। ये केव का ओपन एरिया था, यहाँ लोग सीधा बैठ भी सकते थे, थोड़ी देर रेस्ट भी कर सकते थे।
बातचीत कर सकते थे। यानी पूरी केव एक बिल्कुल तंग पाइप जैसी थी। और इस केव के राइट साइड पर था बिग स्लाइड, द बर्थ कैनाल, द ऑर्टा क्रॉल और वेन वैली। अब इस साइड पर जो लोग आते थे वो बस बिग स्लाइड ही एक्सप्लोर करते थे और वहां से वापस चले जाते थे। द बिग स्लाइड एक स्लिपरी स्लोपिंग टनल है जहां से लोग नीचे स्लाइड करते हुए अंदर चले जाते हैं, जिसकी विड्थ अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर थी। अब यहाँ नीचे उतरना तो आसान है, लेकिन यहाँ से वापस चढ़ना बहुत मुश्किल है। अंदर पहुंचते ही केव लाइट होने लगती है। उस साइड के पैसेजेस इतने तंग हैं कि उसके नाम से ही लोग डरते हैं। लेकिन सबसे फेमस था द बर्थ कैनाल, एक लॉन्ग बेली क्रॉल जैसी टनल जिसमें आपको सांस रोक के पेट अंदर करके गुजरना पड़ता था। इसके एंड पे एक छोटा सा टर्न अराउंड स्पेस था जहां आप घूम सकते थे और वापस आ सकते थे। बर्थ कैनाल के एरिया में 2 छोटे होल्स थे बिल्कुल पास पास। एक था बॉब पुश जो कि मैप्ड और टाइट यानी सेफ और सिक्योर था। दूसरा था एड पुश जो कि अनमैप्ड और डेंजरस था। अब उस दिन हुआ ये कि जॉन अपने भाई जॉश और 2 दोस्तों के साथ बर्थ कैनाल को ही एक्सप्लोर करना चाहता था। सबसे आगे था जॉन, इसके पीछे था उसका भाई जॉश और उसका पीछा कर रहे थे उसके 2 दोस्त। अब बर्थ कैनाल इटसेल्फ बहुत ही ज्यादा तंग जगह है गुजरने के लिए। अंधेरा था, हेडलाइट्स में इतनी नैरो स्पेस में कुछ समझ भी नहीं आता। और यहाँ पर उन्होंने अपनी पहली गलती कर दी। अब पहली गलती उन्होंने ये की कि उन्होंने गलत टर्न ले लिया। अब यहाँ हुआ ये कि जॉन को बर्थ कैनाल की राइट साइड पर बॉब्स पुश में जाना था, लेकिन वो गलती से क्रॉल करता हुआ एड पुश की तरफ चला गया जो कि राइट साइड पर थी। अब उसने सोचा कि बर्थ कैनाल ही है। अब जैसे तैसे वो मुश्किल से उस टनल से गुजर गया। अब यहाँ पर उसने एक दूसरी बड़ी गलती की, वो इस एनिमेशन से समझो। जॉन को ऐसी किसी जगह से भी गुजरते हुए अपना सर ऊपर और पाँव नीचे की तरफ रखने चाहिए थे। किसी भी टाइट जगह से गुजरने का पहला रूल भी यही होता है। इसका फायदा ये होता है कि किसी भी इमरजेंसी में ब्लड की सर्कुलेशन नॉर्मल रहती है। अब उसने कैसे क्रॉल किया कि उसने अपना सर नीचे की तरफ और पाँव ऊपर की तरफ रख के क्रॉलिंग की। जब जॉन आगे आया तो पैसेज ने सडनली 70 से 90 डिग्री का शार्प डाउनवर्ड एंगल ले लिया, जिससे वो नीचे की तरफ गिर गया। अब जॉन को लगा कि इस स्लाइड के आगे भी रास्ता है जहां से वो निकल जाएगा। अब जरा 2 मिनट के लिए जूम आउट करते हैं कि वो असल में है कहां पर इस वक्त केव के अंदर। वो इस वक्त एंट्रेंस से 400 फीट अंदर हैं और ऑलमोस्ट 125 फीट नीचे हैं। लेकिन इस वक्त वो जिस टनल के अंदर से गुजर रहे हैं वो उसका साइज सिर्फ 10 इंचेस वाइड और 18 इंचेस हाई था। अब यहाँ खुद एज्यूम करो कि एक 6 फुट का लंबा चौड़ा इंसान 90 केजी वेट के साथ इन 10 इंचेस से गुजर सकता है। बस यही हुआ जॉन एडवर्ड के साथ। उसका सर डाउन, बाजू नीचे और पाँव ऊपर, और अब वो ऐसी जगह पर जाके अटक गया जहाँ पर वो हिल भी नहीं सकता था। ना आगे हो सकता था ना पीछे, यहाँ तक कि सांस लेने की भी उसके पास स्पेस नहीं बची थी। अब सोचो एंट्रेंस से इस नैरो पैसेज में पहुंचने में ऑलमोस्ट 1 घंटा लगता है और अब वो 70 से 90 डिग्री एंगल पर नीचे फंस चुका है। पहले कुछ सेकंड तो जॉन खुद को निकालने की बहुत कोशिश करता है, कभी पुश करता है, कभी बैकवर्ड स्क्रॉल करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जितना वो स्ट्रगल करता है उतना ही वो और नीचे होके फंसता जाता है। उसका भाई जॉश पीछे पहुंच जाता है। पहले तो उसे लगता है कि जॉन मजाक कर रहा है, लेकिन फिर उसकी आवाज़ बदल जाती है। वो जॉश को भी पीछे रहने का कहते हैं। जॉश फौरन उसका पैर पकड़ता है और वापस ऊपर खींचने की कोशिश करता है। सोचो एक इंसान को एक पाइप से बाहर खींचना जहां उसका पूरा वेट ही नीचे की तरफ हो, कितना मुश्किल होगा। ऐसी तंग जगह पर जॉश अपनी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। एक पॉइंट पर तो जॉन का शू भी निकल जाता है, लेकिन जॉन फिर भी वहीं का वहीं स्टक रहता है। अब सिचुएशन बिल्कुल सीरियस हो चुकी थी। जॉन समझ जाता है कि अब ये सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और इतनी तंग जगह से वो चाहे भी तो अकेला नहीं निकाल सकता। इसलिए वो जॉन को कहता है कि मैं हेल्प लेकर आता हूँ। A series of tight passes, and he gotten himself to a point where he couldn't back up. और फिर वो उसे छोड़कर वापस क्रॉल करता है। खैर जॉश को केव के एग्जिट तक पहुंचने में 1 घंटा चाहिए था, यानी 1 घंटा वापस एग्जिट पॉइंट के लिए और दूसरा 1 घंटा किसी रेस्क्यूअर को लेकर वापस जॉन तक पहुंचने के लिए। तब तक 1 मिनट के लिए सोच के देखो कि जॉन की क्या हालत हुई होगी। खैर 2 घंटे बाद उसका चेहरा लाल होने लगता है। हर सेकंड जॉन के लिए डेंजरस होता जा रहा है। जॉन की पोजीशन सिर्फ अनकंफर्टेबल नहीं है बल्कि डेडली हो चुकी है। सिंपल अल्फाज में कहूँ तो आपकी अपनी बॉडी, आपकी पोजीशन आपको आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ लेके जा रही है। जब कोई इंसान उल्टा लेटता है तो उसका ब्लड हेड की तरफ रश करता है, फेस स्वेल होना शुरू हो जाता है, आंखों पे प्रेशर पड़ने लगता है और हार्ट को ग्रेविटी के अगेंस्ट ब्लड पंप करना पड़ता है। डॉक्टर्स के मुताबिक कोई इंसान 8 से 10 घंटे तक ही इस पोजीशन में सरवाइव कर सकता है और जॉन के लिए तो ये मौत का खेल बस अभी शुरू हुआ था, क्योंकि रेस्क्यू टीम तो अभी पहुंची भी नहीं थी।
अब जहन में यहाँ एक बात आती है कि जब रेस्क्यूअर्स आएंगे तो क्या वो जॉन को वापस बचा भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि ऐसा ही एक केस एक 2004 में 16 साल के लड़के के साथ पेश आया था। वो भी इसी तरह केव के अंदर बहुत बुरी तरह फंस चुका था, लेकिन 14 घंटे की कोशिश के बाद उसे रेस्क्यू कर लिया गया था, वो भी जिंदा। अब इस सिनेरियो को जहन में रखना, क्योंकि आगे चलकर आपको पता चल जाएगा कि वो लड़का कैसे रेस्क्यू हुआ था, क्योंकि इस टनल में से किसी को भी निकालना बहुत ही मुश्किल काम है। और इस बार भी इसी वजह से लोगों को उम्मीद थी कि क्योंकि पहले किसी को रेस्क्यू कर लिया गया था तो जॉन को भी कर लिया जाएगा। जॉश जैसे ही केव से बाहर निकलता है वो इमरजेंसी कॉल्स करता है तो रेस्क्यू ऑपरेशन फौरन शुरू कर दिया जाता है। रेस्क्यूअर साइट पर पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम थी। केव का डिज़ाइन, इसकी लेंथ, इसकी विड्थ, इसके अंदर को हर कोई बंदा नहीं जा सकता था, इसलिए 100 से ज़्यादा रेस्क्यूअर्स होने के बावजूद भी सिर्फ कुछ ही रेस्क्यूअर्स फिजिकली नीचे जॉन तक पहुंच सकते थे। इसीलिए इस काम के लिए एक बहुत ही एक्सपीरियंस केव रेस्क्यूअर, जिसकी हाइट भी छोटी थी, उसको चूज किया गया। अंदर पहुंचने में उसको ऑलमोस्ट 30 मिनट लगे। उसने अपने पैरों में रस्सी भी बांधी थी ताकि अगर गलती से वो कहीं फंस जाए तो बाहर वाले उसको फौरन खींच सकें। रात को 12:30 बजे जब जॉन को फंसे हुए 3.5 घंटे हो चुके थे, सूजी बिल्कुल उसके पास पहुंचती है। सूजी ने उसको आवाज़ दी, हाय जॉन, मैं सूजी हूँ। जॉन ने उसको जवाब दिया। उसकी आवाज़ में उम्मीद और डर दोनों थे। हाय सूजी, थैंक्स फॉर कमिंग, आई रियली वांट टू गेट आउट। अब सूजी उसे रिलैक्स रहने को कहती है ताकि पैनिक होने की वजह से जो उसके मसल्स फूल गए वो नॉर्मल और बॉडी स्क्वीज हो सके। सूजी ने देखा कि जॉन का एक हाथ उसके चेस्ट के नीचे फंसा हुआ है और दूसरा उसके पीछे की तरफ है। वो अपनी टांगों को हिला भी नहीं पा रहा। सूजी ने 2 घंटे तक हर मुमकिन कोशिश की। उसने रस्सी को जॉन के पैरों में बांधा, पानी की बोतल उसके हाथ तक पहुंचाई ताकि वो पी सके, उसकी जीन्स तक काटी ताकि उसको थोड़ी स्पेस मिल सके, उसकी बॉडी को शिफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन पैसेज इतना ज्यादा तंग था कि कोई भी चीज असर नहीं कर रही थी। 2 घंटों की कोशिश के बाद सूजी थक हार के केव से बाहर आ जाती है। अब यहाँ याद करो वो केस जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। 2004 में एक 16 साल का लड़का ब्रॉक क्लैक, वो भी जॉन की तरह बिल्कुल उल्टा फंसा था। And they tried to pull me out and it squished my intestines a lot and freaking killed, and now my hips are all screwed up. लेकिन उसकी हाइट सिर्फ 5 फुट 7 इंच थी और उसका वेट 63 किलो था। वो छोटा और पतला था, इसलिए रेस्क्यूअर्स ने पुलिस सिस्टम को लगाकर उसको 14 घंटे में रेस्क्यू कर लिया था। लेकिन जॉन के साथ प्रॉब्लम बिल्कुल अलग थी। जॉन के लिए प्रॉब्लम ये थी कि उसकी हाइट 6 फुट लंबी थी और उसका वेट भी 90 kg था। अगर वो इस बार पुलिस सिस्टम बना भी लेते तो जॉन की टांगें तब भी ऊपर सीलिंग पर लग जाती क्योंकि वो बेंड नहीं हो सकती थी। अगर रेस्क्यूअर ज़बरदस्ती बेंड करते तो उसकी टांगें टूट सकती थी और उसकी ऑलरेडी वीक हालत में शायद वो ये पेन बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था। अब रेस्क्यू टीम्स और बड़ी होने लगी थी। पूरे यूटा से लोग यहाँ पर आने लगे थे। केव एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स, फायर डिपार्टमेंट, टोटल मिलाकर 137 लोग बाहर शामिल हो गए थे। ये 137 लोग पूरी रात मिलकर शिफ्ट्स में काम करने लगे ताकि उस बंदे को बचाया जा सके। Rescuers say Jones is exhausted. They were able to pull him to a more comfortable position for a short period of time and even provided him with food and क्या water. रेस्क्यूअर्स ने फिर भी प्लान बनाया कि वो वही सिस्टम बनाएंगे। ये सिस्टम बनाने में बहुत टाइम लगा। अंदर स्पेस इतनी कम थी कि एक वक्त में 1 या 2 लोग ही अंदर काम कर सकते थे। हर चीज़ जैसे बोर्ड लगाना, रोप पास करना, पुली सेट करना बहुत मुश्किल काम था। अब तक जॉन को फंसे हुए 19 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो चुका था, लेकिन आखिरकार ये पुलिस सिस्टम रेडी हो जाता है। अब पुलिस सिस्टम्स के थ्रू रेस्क्यूअर्स ने कई बार जॉन को पुल किया। अच्छी खबर ये थी कि जॉन 10 फीट तक ऊपर आ गया, 10 फीट। Jones was wedged upside down. After nearly 24 hours, rescue workers attached ropes and pulleys, lifting him 10 feet up. He was given food, water, and a walkie-talkie to tell his family he was okay. ये वो मोमेंट था जब जॉन की फैमिली और रेस्क्यूअर्स को बहुत उम्मीद थी कि वो बचा लेंगे। जॉन भी खुश था कि वो अब पहले से ऊपर आ गया और अब वो बाहर निकल सकता है। लेकिन तभी अचानक पुलिस सिस्टम का बोल्ट निकल गया और पुली अपनी जगह से उखड़ जाती है, जिससे रस्सी लूज हो जाती है और पूरा सिस्टम हिल जाता है। एक रेस्क्यूअर जोर से पीछे जाके गिरता है और उसका चेहरा पत्थर पर लगता है, जिससे खून निकलना शुरू हो जाता है और जॉन वो दोबारा नीचे गिर जाता है, इस बार पहले से भी ज्यादा गिराई और पहले से ज्यादा टाइट पोजीशन में। He would be truly freed and be able to leave the cave. Now, a piece of equipment broke at that time. He has since slid back into that original position with his head down at a 60 or 70 degree angle. So a very uncomfortable spot, and rescuers very worried tonight. उस रेस्क्यूअर को तो जल्दी से नैरो पैसेज से बड़ी मुश्किल से बाहर निकाल कर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जॉन अब वो और ज्यादा वीक हो चुका था। उसके पैर बिल्कुल नम हो चुके थे, ब्लड फ्लो रुक चुका था,
सर में ब्लड जमा होने की वजह से उसको बहुत तकलीफ हो रही थी। वो कभी बेहोश हो जाता और कभी होश में आता था। रेस्क्यूअर्स ने फिर से नया प्लान बनाने की कोशिश की, लेकिन अब तक टाइम इतना गुजर चुका था कि जॉन की एनर्जी और उसके पास टाइम बहुत कम रह चुका था। जॉन की हालत बहुत तेज़ी से ख़राब हो रही थी। रात के 11 बजे के करीब जॉन और भी कमज़ोर हो चुका था। वो रेडियो पर अपनी वाइफ से बात तो कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही थी। रात 12 बजने से ठीक 4 मिनट पहले, थैंक्स गिविंग से कुछ मिनट्स पहले, जॉन की कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हो जाती है। वो 27 घंटे तक उसी टनल के अंदर उल्टा लटका रहता है। Stuck in that position for going on 23 hours now makes it very difficult for him. एक डॉक्टर अंदर जाकर उसे डेड डिक्लेयर करता है। जॉन एडवर्ड जॉन्स की मौत हो चुकी थी, जिसकी वजह थी कार्डियक अरेस्ट। रेस्क्यूअर्स ने बॉडी को निकालने की कोशिश की, लेकिन पैसेज इतना ज़्यादा टाइट था कि वो कभी उसको निकाल ही नहीं पाए, और उसके बाद उसकी फैमिली ने फैसला किया कि वो उसको वहीं रहने देंगे। खैर, बाद में 3 दिसंबर 2009 में केव की एंट्रेंस को कंक्रीट से परमानेंटली सील कर दिया जाता है। नटी पुटी केव ऑफिशियली बंद हो जाता है। Tonight, authorities are considering shutting down a popular destination for adventurers. It's a cave which has now been declared a public hazard after a young father died inside. He was trapped in the deep cave and frantic rescuers managed to pull him to the surface, but then something went terribly wrong. आज वहाँ कोई भी नहीं जा सकता, और जमीन के नीचे 145 फीट नीचे एक 26 साल का लड़का आज भी वहीं पर मौजूद है।